चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम्स के। लास्ट क्लास में कौन सा डिसऑर्डर पढ़ रहे थे? पीपीएच। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड देन उसके बाद जो एक डिसऑर्डर बचेगा पॉलीसिस्टिक किडनी। अरे साइड हो जाओ। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि बीच में कोई उठ के बाहर नहीं जाएगा क्लास में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास लेकिन आपकी बातें खत्म नहीं होती है। मना किया था मैंने जिस दिन क्लास स्टार्ट की मंडे को बीच में कोई बाहर नहीं जाएगा। आप लोग 10 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाते हैं इसमें। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे दैट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसको हम बोले बीपीएच। बीपीएच और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में बात किए थे। आई थिंक मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो आफ्टर 50 ईयर 50 साल के बाद में जो इंसिडेंट है वो सबसे कॉमन आपको मिलता है। ओल्ड एज में जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके टिश्यूज के अंदर आपको हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड हाइपरट्रोफी मींस इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। तो दोनों आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। द मेन प्रॉब्लम इज जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट होता है अराउंड द यूरेथ्रा। सो द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगा, व्हेन दिस प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड इट विल कंप्रेस द यूरेथ्रा एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, जो द ओपनिंग है ये क्या हो जाएगी, नैरो। एंड उसकी वजह से आपको सारे क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सो क्लिनिकल सिम्टम्स जो आपको बीपीएच में मिलेंगे उसका मेन रीजन क्या होगा? द आंसर इज ड्यू टू द narrowing of this urethra। urethra narrow होने की वजह से आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे या देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक लिख लिया था आप लोगों ने। सो कोर्स भी आई थिंक लिख लिए थे। कोर्स के अंदर वन इज द अननोन कोर्स, बाकी अदर हार्मोनल इश्यूज है। हार्मोन की बात करें तो मेन जो आपका मेल के अंदर हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन में आपका टेस्टोस्टेरोन एंड उसके साथ में एस्ट्रोजन, अगर इन दोनों का हाई लेवल है तो ये इंक्रीज चांसेस बीपीएच के कर सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग, हेवी अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन और उसके साथ में डायबिटीज। सो ये अदर कोजेज इसमें जो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्मोकिंग हर जगह आप जो भी कैंसर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे स्मोकिंग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हर पार्ट पे होता है और उस वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन थ्रू द यूरिनरी सिस्टम आपका एक्सीड आउट होता है और उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या कुछ कर सकता है, कैंसर या आपका एनलार्जमेंट करा सकता है। ओबेसिटी, जब ओबेस पर्सन होगा फेट अमाउंट ज्यादा होगा और उसकी वजह से प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके साथ में डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जो सेकेंडरी डिजीजेस है, अगर ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज है तो उससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा नर्वस सिस्टम, और ये सिस्टम भी आई थिंक मेरा जो सिलेबस है वो पुराने बैच का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं पढ़ाता था वो सारा हो जाएगा और उसके साथ में ओबीजी और आई थिंक पीडियाट्रिक भी लगभग एंड होने ही वाला है। सर गायनिक पढ़ाएंगे उसके बाद, ओबीजी होने के बाद और ऑब्स्टेक्टिव होने के बाद गायनिक, और जो पीडियाट्रिक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सर माइक्रो स्टार्ट कर देंगे, माइक्रोबायोलॉजी। और बाकी तो हो ही गया सिलेबस पूरा। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा 25 जनवरी से आपके साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इमरजेंसी नर्सिंग। ये हो गया? यस हो गया। तब तक आपका सिलेबस भी हो जाएगा सारा। बाकी तो फिर तो दूसरे पढ़ेंगे ना, नहीं होगा तो बाद में आ जाएंगे, एक महीने बाद। और मेरे पास बहुत सारा पढ़ाने के नीचे है वैसे। ये हो गया क्लिनिकल सिम्टम्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना, दैट इज मेन प्रॉब्लम जो आएगी। और उसमें पहला जो अर्ली सिम्टम है डिमिनिश साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। जो यूरिन का स्ट्रीम है उसकी अगर हम बात करें तो लाइक दिस इज द पर्सन इन स्टैंडिंग पोजीशन। सो नॉर्मली जो यूरिन है कुछ इस तरह से स्ट्रीम फोर्सफुल होता है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो स्ट्रीम जो है यहीं पे होगा। जो उसके लेग्स है, पैर है, वो सारे क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चलेगा, हेल्प करेगा कि जो साइज एंड फोर्स है वो क्या होगा, वीक होगा और पैर जो है सारे गीले मिलेंगे। तो वो एक अर्ली सिम्टम में हम आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट इज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। पर्सन जब यूरिन पास कर जाएगा तो उसको क्या फील होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। पाथवे में क्या लगा है, ऑब्स्ट्रक्शन। और जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वो कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाएगा। ब्लैडर क्या होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टी, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी। एंड जब इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी होगा तो ब्लैडर क्विकली क्विकली फिल हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा इमीडिएटली थोड़ी देर बाद। और उसकी वजह से बार बार पर्सन को क्या होगा, अर्जेंसी और बार बार फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन पास करने जाएगा, लिटिल बिट अमाउंट यूरिन पास करेगा और थोड़ी देर बाद फिर से उसको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। नक्टूरिया, जब इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी होगा, ब्लैडर पूरी तरह से फिल्ड रहेगा, तो नाइट टाइम में इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन, इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन इन नाइट। नाइट में इनवॉलंटरी यूरिन पास करना उसको हम क्या बोलेंगे, नक्टूरिया। तो वो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डे टाइम में यूरिन कंप्लीट एम्प्टी नहीं होगा। नाइट में लिटिल बिट बॉडी जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्फिंक्टर से क्या होगा, यूरिन बाहर आके पर्सन वेट वेट करेगा, तो वो देखने को मिल सकता है। इनएबिलिटी टू स्टार्ट, जिसको हमने उसी ने बताया था हेजिटेसी, बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगा, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। एंड एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसको रोक नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो इनएबिलिटी टू स्टार्ट, हेजिटेसी और कंटिन्यू यूरिन स्ट्रीम। सो ये भी प्रॉब्लम है। स्टार्ट करेगा उसको लग रहा है बहुत सीवियर पेन होगा मुझे, इसलिए यूरिन पास नहीं करेगा। और अगर एक बार यूरिन पास करना स्टार्ट कर दिया तो रोक नहीं पाएगा, उसको लगेगा रोकूंगा तो और ज्यादा सीवियर पेन होगा। सो कंटिन्यूसली यूरिन का स्ट्रीम चलता रहेगा। सो ये भी यहाँ देखने को मिलेंगे। फिलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लड एम्प्टिंग, सो तुम्हें बता दिया आपको ऑलरेडी। क्लियर? ये हिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट जो सिम्टम है जो हम बहुत बार पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तब आप पूछते हैं उनसे। संडे को मॉडल पेपर होगा डे आफ्टर टुमारो, और पेपर रेडी है बिल्कुल, बना के मैंने रखा है अंदर इसमें भी।
और प्रिंट हो जाएगा कल शाम को, कल सुबह आपको, परसों सुबह आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़ के आए, प्रिपेयर होके आए और एक्सपीरियंस ले इस मॉडल पेपर का संडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इट्स मॉडल पेपर, इट्स नॉट अ ट्यूसडे पेपर। मॉडल पेपर मतलब सारे सब्जेक्ट होंगे, ऑल द 16 17 सब्जेक्ट प्लस रीजनिंग एंड मैथ्स सब कुछ होगा वहां पे। मुझे भी नहीं पता क्या कौन सा सब्जेक्ट का है, पर होंगे सारे सब्जेक्ट के। हाँ हाँ, मैंने बनाया है पर्सनली। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे लिख लिया, मूव करें। टाइमिंग जो है आपको कल बता देंगे कितनी बजे पेपर होगा, अभी नहीं बता रहे टाइमिंग, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग, ये तो पुराना है। हाँ 99 नंबर तो आ नहीं सकते, कितने नंबर आए थे, 70 पे पहुंचे इस बार भी। इस बार तो मैंने ज्यादा इजी क्वेश्चन दिए कंपेयर टू प्रीवियस वन है। इस बार तो मल्टी रेस्पॉन्स और ऐसा कुछ भी नहीं डाला मैंने, कहा ये ज्यादा और इश्यू होता होगा इनको, तो इसको हटाओ। सिंपल वन लाइनर एमसीक्यूज दिए थे सारे। चलो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन बहुत बड़ा था पहला, लेकिन उसका आंसर एक वर्ड का था। उसकी लास्ट लाइन में लिखा था उसका आंसर क्या है, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन था पर उसका आंसर एक वर्ड का होता, कुछ नहीं था उसमें। सो इसलिए आप लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से। नेक्स्ट इज द पोस्ट अवॉइड ड्रिबलिंग। यूरिन पास करने के बाद में भी क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, क्योंकि ब्लडर कंप्लीट एम्प्टी नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट यूरिन का पास होता रहेगा। दैट इज द लेट साइन ऑफ दिस यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन और ब्लडर डिस्टेंशन। सो ये पढ़ाया था मैंने ऑलरेडी। ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन द यूरिन विल रिटेन इनसाइड द ब्लडर एंड इट कॉज ब्लडर ओवर डायलेशन और डिस्टेंशन। हेमेचूरिया, जब पर्सन यूरिन पास करेगा तो उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड, ब्लड इन यूरिन। सो हेमेचूरिया आपको यहाँ मिलेगा ड्यू टू द, जब फोर्सफुली यूरिन पास करेगा तो यूरिथ्रल डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है हेमेचूरिया। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट ब्लडर एम्प्टी। यूरिन जो है प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लडर में क्या रहेगा, होल्ड रहेगा और उसकी वजह से यूटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज अनदर रीजन फॉर दिस यूटीआई। इसके बाद एक डिजीज आई थिंक बच गया, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पीसीकेडी। क्या था, बताओ क्या था, 15 अभी बात करते हैं। सो एक क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन था, इसमें लिखा है a patient with nephrotic syndrome is an increased risk of infection due to which of the following। so जब हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तो व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन तो जानते हो, तीन नाम लिखाए थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। दिस ग्लोबुलिन इज रिस्पांसिबल फॉर formation of immunoglobulin and that's why immunoglobulin level will be low in the person and person will have the risk for development of infection। समझिए, not BPS, BPS का होगा। नेक्स्ट 15, if the clients, अरे आप लोग ये सोच रहे हो कि सीधा हलवा बना हुआ मिलेगा, तो वो तो नहीं होगा। ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने चेंज किया इसमें क्वेश्चन में भी, क्योंकि इसमें ऐसा था, इसमें डायरेक्ट पूछा था, मैंने उसको हटा दिया, डायरेक्ट नहीं रखना है आपके लिए। थोड़ा बहुत तो आप भी सोच ही सकते हैं, यस और नो। चलो कोई नहीं, आगे बाकी ऑप्शन ए, प्रोटीन यूरिया होगा तो उससे इन्फेक्शन क्यों होगा, उससे एडिमा होगा। हाइपरलिपिडेमिया, उससे इन्फेक्शन होगा, उससे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हार्ट अटैक आएगा, डेथ हो जाएगी। एंड सीरम सोडियम रिटेंशन, सोडियम रिटेन करेगा तो उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उससे इन्फेक्शन क्यों होगा। इन्फेक्शन का तो ऑप्शन ये कि बस है जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन यूरिन, बस आपको ग्लोबिन वर्ड जो लास्ट में इसमें लिखा भी था, इसमें ऐसे लिखा था लॉस ऑफ ग्लोबिन इन यूरिन, मैंने उसको इम्यूनोग्लोबिन कर दिया। यस चलो कोई नहीं। If a client serum potassium continue to rise in ARF, acute renal failure, the nurse should be prepared for which of the following emergency situation। पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली और एक्यूट रेनल फेलियर है, तो आपको पूछा कि इन चारों में से कौन सा जो है आपको प्रिपेयर करना है। ए कार्डियक अरेस्ट, बी पल्मोनरी एडेमा, सी सर्कुलेटरी कोलैप्स, डी हेमरेज। सो ए इज द राइट आंसर, इज द कार्डियक अरेस्ट। क्या लगाया, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ए कार्डियक अरेस्ट मैंने भेजा था। सो अब वो एरर जो हो सकता है वो टाइपिंग एरर है, वो लोग अब क्या करते हैं पता नहीं, बट जो मेरा जो मैं जो पेपर आपका भेजा इसमें आप देख सकते हो, अभी किसी को दिख रहा हो तो ए कार्डियक अरेस्ट, आंसर ए कार्डियक अरेस्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं शेयर करूंगा तब देख लेना आप लोग, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, उन्होंने गलत कर दिया, उसका एरर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट इज द राइट आंसर। जिनका भी गलत माना वो एक नंबर बढ़ा ले, 1.33 बढ़ा ले। नेक्स्ट ये हो गया एजोडेमिया ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, और उसके साथ में जो किडनी है वो ब्लड में यूरिन फिल करेगा, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाएगा, किडनी फंक्शन अल्टर्ड होगा, उससे क्या हो सकता है एजोडेमिया। एजोडेमिया इज व्हाट इज एजोडेमिया, इंक्रीज नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड इनका लेवल बढ़ना, दैट इज नोन एज एजोडेमिया। सो यूरिन पास नहीं करेगा तो ओबेस इनका लेवल बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। रियली मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार नंबर आपके ज्यादा आएंगे, ऑब्वियसली मैं 80 प्लस सबके सोच रहा था कि इतने तो आएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं था इस बार, बट फिर भी आप लोग नहीं लाए हैं, कहां इतना हुआ था। ठीक हो गया एजोडेमिया, कोई नहीं, डे आफ्टर टुमारो उसमें लाए, उसमें सिर्फ रियल के नहीं होंगे, उसमें सारे होंगे, तो उसमें ज्यादा नंबर लाना आप लोग, ठीक है। क्या करें, मूव करें नेक्स्ट। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, तो जब आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे उससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम चल रही है, बाकी हम पीएस से देख सकते हैं और डिजिटल फिंगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सो बोर्डिंग हिस्ट्री, पेशेंट से पूछ रहे हैं कितनी बार यूरिन पास करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, एजिटेसी होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, स्ट्रीम एंड फोर्स जो है वो कम है, पेट गीले होते हैं, सारा हम उससे कलेक्ट करेंगे और इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रोस्टेट प्रॉब्लम है। यूरिन एनालिसिस, यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट करें और उसमें देखें आपको उसके अंदर जो ये लेवल है सारे एजिटेमिया सारे देखने को मिलेंगे आपको, अगर कोई इन्फेक्शियस कोज है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लिखा था लास्ट क्लास में, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नॉर्मली इट शुड बी लेस देन
4 एनजी, एनजी लिखा था पर एमएल, जिस द नॉर्मल इन एडल्ट पर्सन। बाकी हमने एज के अकॉर्डिंग लिखा था, याद हो तो अकॉर्डिंग टू एज लिखा था। फर्स्ट इज 42 49 लेस देन 2.5, सॉरी हाँ, एनजी पर एमएल। बस इसको बढ़ाते जाओ 1 बाय 1, 3.5 4.5 6.5 और इधर बढ़ा दो 50 टू 59, 60 टू 69 एंड 70 टू ऊपर जो भी है। तो ये आपके एनजी पर एमएल में लेवल। सो ये हम देख लेंगे, असेस कर लेंगे, और आपको अगर हाई मिलता है तो वो भी एक इंडिकेशन होगा कि पेशेंट में क्या है प्रॉब्लम है। उसके साथ में डीआरई हम कर सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जहां पे आप पाल्पेट करके देखेंगे फिंगर्स के थ्रू, रेक्टम के थ्रू जाके, और देखेंगे अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर है। पोस्ट वोइडेड रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम मींस अमाउंट ऑफ द यूरिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लैडर आफ्टर पासिंग द यूरिन। यूरिन पास करने के बाद में जो यूरिन ब्लैडर में रिमेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज द नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम इन अ पर्सन लेस देन 60 ईयर ऑफ एज, लेस देन 60 ईयर ऑफ एज। So there will be a 0 ml amount of urine remain inside the bladder, but still अगर क्वेश्चन आता है कि what is the normal residual volume, तो आंसर will be 50 ml से कम होना चाहिए, less than 50 ml। yes, कैथेटराइज पेशेंट में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मीनिंग है सेल्फ होल्डिंग पेशेंट ओनली। कैथेटराइज पेशेंट में यूरिन होल्ड नहीं होता है, जो यूरिन किडनी से बनेगा वो सीधा पेग में आएगा, वो कहीं पे भी होल्ड नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, द पेशेंट शुड बी सेल्फ होल्डिंग। कैथेटराइज पेशेंट है तो वहां यूरिन कहां रुकेगा, समझ रहे? जैसे हमारे घर पे टैंक लगा रहता है, ऊपर टैंक लगा रखा है, आप इसमें पानी भर रहे हैं इधर से और इधर नीचे आने का, इसको भी ओपन करके रखा है। अब आप चेक करें कि इसमें कितना पानी भरा, तो वो पता होगा कि पानी भरेगा इसमें। पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा नीचे वाले टैप को, तब इसमें क्या होगा, फिल होगा। तब हम पता है वही सेम थिंग है, अगर आपने पुलिस लगा दिया तो सारा यूरिन क्या हो जाएगा बाहर, और अंदर कोई भी अमाउंट होल्ड नहीं होगा, और उससे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम वहां पे होता नहीं है। कैथेटराइज पेशेंट में कोई रेजिडुअल वॉल्यूम टर्म ही नहीं है, कैथेटराइज पेशेंट के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट, यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी। सो हम विद सिस्टोस्कोप के थ्रू हम यूरेथ्रा से ब्लैडर में जाएंगे और उसको अंदर से विजुलाइज करेंगे, इम्प्लांट है तो उसको देखेंगे। और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल होती है, वो भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड भी आप करके चेक कर सकते हैं यूरेथ्रल ग्रोथ को, प्रोस्टेट ग्रोथ को। तो ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट इज मैनेजमेंट। सो बेस्ट मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट आफ्टर 50। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसलिए हम परफॉर्म क्या करेंगे वहां पे, सर्जरी। सर्जिकल मैनेजमेंट इज मोस्ट प्रीफर्ड मैनेजमेंट फॉर द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। बट उससे पहले कुछ कोशिश कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच आर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि पर्सन बीपीएच हो गया तो यूरिन आ ही नहीं रहा है, आ रहा तो बहुत पेन हो रहा है, पैर गिले हो रहे हैं, कपड़े गिले हो रहे हैं, बेड गिला हो रहा है। सो ये सारा पॉइंट क्या करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डाउन करेगा, उसको बहुत ज्यादा असेंट फील होगा सोसाइटी में। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज कर सकते हैं, या कुछ अदर मैनेजमेंट जो हम यूज कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव यूरिन फ्लो, रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन एंड मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है पॉली कैथेटराइजेशन मेडिकल मैनेजमेंट में। आप कैथेटर डाल दो, और कैथेटर करने के बाद किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट वो सिर्फ टेम्पररी मैनेजमेंट है, इट इज नॉट परमानेंट मैनेजमेंट फॉर पीपीएच। सो आप कैथेटराइज कर लेंगे। There is a problem when patient is having BPH, benign prostatic hyperplasia. It is very difficult to put the Foley's catheter through the urethra. आप जब कैथेटर पुट करने जाएंगे तो क्या फील होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका यूरेथ्रा है और यहाँ पे बीपीएच हो रखा है। जब आप कैथेटर डालेंगे तो यहाँ तक जाएगा, इससे आगे जाना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप फोर्सफुली पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, और इंजरी होने से ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होने से और ज्यादा क्लॉट बनेगा, और उसकी वजह से और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बहुत सीवियर पेन कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इफ यू आर पुटिंग ए Foley's catheter, if it is having any resistance, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो फोर्सफुली कभी भी उसको इंसर्ट नहीं करना। डू नॉट इंसर्ट द Foley's catheter with any force. Immediately inform to the डॉक्टर की कैथेटर नहीं डाल पा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को क्या बोलना है, डॉक्टर आएंगे वो क्या करेंगे, इसके अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सो सुप्राप्यूबिक प्यूबिस के जस्ट ऊपर होल बनाएंगे और डायरेक्ट ब्लेडर में कैथेटर डाल देंगे। सो वो हम यूज करते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। तो अगला सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, ये हम नहीं करेंगे, ये यूरोलॉजिस्ट करते हैं, वो आते हैं और यूरिनरी डिपार्टमेंट वाले आके कैथेटर डाल देते हैं और उसको वहीं पे बलून इंफ्लेट करके फिक्स कर देते हैं। सो वो डाल देंगे और उसके बाद हम पीपीएच का जो सर्जरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? मैनेजमेंट, द नेक्स्ट मैनेजमेंट इज prostatectomy, surgical management, which is the definitive management for this. Move करें। Next, one is the drug that is alpha adrenergic blocker, alfojocin. जब हम बात करें यहाँ पे स्फिंक्टर की, जो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर्स है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है, इन स्फिंक्टर के पास में स्पेशल टाइप के अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? अल्फा। अल्फा किसका टाइप है? अल्फा कौन से टाइप का रिसेप्टर है? कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, सेरोटोनिन है, नाम तो ये लिखा है अल्फा एड्रेनर्जिक। सो अल्फा इज एन एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सो देयर आर अल्फा एंड बीटा। अरे बीटा ब्लॉकर नहीं सुना है? अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। सो दो टाइप के होते हैं एनर्जी रिसेप्टर, अल्फा एंड बीटा। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। टोटल 5 होते हैं, दो इसमें होते हैं, तीन इसमें होते हैं, 5 ये बाद में पढ़ेंगे जब फार्मा पढ़ेंगे। सो ये अल्फा रिसेप्टर यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है? सो अल्फा इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जिक रिसेप्टर, एंड जब भी एनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और ब्लॉक होता है, और वी कैन से एनर्जिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है या ब्लॉक होता है। अल्फा जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा बॉडी में, कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? सो इट विल स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक, मींस ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जिक रिसेप्टर, एनर्जिक सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेगा, कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेगा, यानी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आएगा। जब यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो ये और ज्यादा क्या होगा, नेरो यूरिन का पास होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक यानी सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, तो आपके जो स्फिंक्टर्स है वो नेरो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
सो यहाँ पे ये अल्फा रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन स्फिंक्टर्स को क्लोज करने के लिए। हमने क्या किया, ड्रग दिया जो क्या करती है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इन रिसेप्टर पे जो अल्फा रिसेप्टर है उनको इन स्फिंक्टर पे उनको ब्लॉक कर देगी। जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो स्फिंक्टर आपके क्लोज नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे तो क्या रहेंगे, डायलेटेड, और उसकी वजह से यूरिन पर्सन थोड़ा इजीली क्या कर सकता है, पास कर सकता है। सो वी विल गिव दिस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज अल्फोजोसिन। अवॉइड द मेडिकेशन दैट कॉज यूरिनरी रिटेंशन लाइक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अभी बताया मैंने, कोलिनर्जिक सिस्टम यूरिन पास करवाता है और एंटीकोलिनर्जिक क्या कराएगा, ब्लॉक कराएगा, कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करेगा और उससे यूरिन क्या होगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन पास नहीं कर पाएगा। तो लाइक एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक होती है एट्रोपिन, एट्रोपिन। सो ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करनी है, नहीं तो इससे और ज्यादा क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। एंड द लास्ट अल्टीमेट मैनेजमेंट नहीं लिखा, मूव पे। द नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट एंड सर्जरी। हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट एंड द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोस्टेट रिमूवल इज प्रोस्टेटेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मल्टीपल अप्रोच के थ्रू हम आउट कर सकते हैं। सो वन बाय वन, वन इज द लेजर प्रोस्टेटेक्टोमी। आप लेजर के थ्रू क्या करेंगे, प्रोस्टेट को कट करेंगे और उस टिश्यू को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। वी विल गो विद द पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टोमी। जो पेरिनियल एरिया है वहां पे कट लगाएंगे, बिटवीन द रेक्टम एंड जो यूरेटर है उसके बीच में जो पेनियल एरिया वहां पे कट लगाएंगे और वहां से जाके क्या करेंगे, प्रोस्टेट को आउट कर सकते हैं। रेट्रोप्यूबिक, जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, लाइक दिस इज द सिंपाइसिस प्यूबिस, सो इसके ऊपर सुप्राप्यूबिक और इसके नीचे रेट्रोप्यूबिक। सो इसके जस्ट नीचे की तरफ इंसिजन लगाएंगे और उसको हम प्रोस्टेट को आउट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ इंसिजन लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टोमी, ऊपर प्यूबिस के ऊपर सुप्राप्यूबिक, प्यूबिस के नीचे रेट्रो। एंड द नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन, दैट इज TURP. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द फुल फॉर्म इज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अप्रोच जो हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, थ्रू द यूरेथ्रा, थ्रू द यूरेथ्रा अंदर जाएंगे और प्रोस्टेट को कट करेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में और फिर उसको किसके थ्रू बाहर निकाल देंगे, यूरिन के थ्रू उसको हम आउट करेंगे। सो इसमें क्वेश्चन आया था कि पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आफ्टर TURP, पेशेंट को TURP किया है एंड पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आया है एंड वहां पे एज ए नर्स आप वहां पे पोस्टेड है, आप उसको असेस कर रहे हैं एंड यू आर असेसिंग एंड ऑब्जर्विंग दैट द पेशेंट इज हैविंग ब्लड वेट ड्रेसिंग। सो व्हाट इज द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सिचुएशन? क्वेश्चन सिंपल सा है, पेशेंट को क्या है, TURP किया है, आप पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में है और आप पेशेंट का जो ड्रेसिंग चेक कर रहे हैं, आपने देखा कि ड्रेसिंग क्या हो रही है, पूरी रेड हो रही है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, ब्लड इरिगेशन करेंगे। ओके, और कुछ, ब्लीडिंग को असेस करेंगे, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, और कुछ। और TURP का पेशेंट जब आता है तो उसको ब्लड इरिगेशन वाला कैथेटर जो होता है, 3V कैथेटर, लगा हुआ होता है या बाद में लगाते हैं, लगा हुआ आता है। और जब कैथेटर लगा हुआ है तो ब्लड बाहर आएगा या कैथेटर में आएगा, तो फिर ड्रेसिंग वेट कैसे होगा? आप TURP के अंदर बात कर रहे हो कि ब्लड इरिगेशन करेंगे, तो पहले ही हो रहा है, ब्लड इरिगेशन इज ऑलरेडी ऑनगोइंग। ये क्वेश्चन जो एग्जाम का क्वेश्चन है, तो वहां पे एक सिंपल सा ऑप्शन था उसमें कि इन केस ऑफ TURP देयर इज नो इंसिजन ऑन स्किन, स्किन के ऊपर कोई इंसिजन नहीं होता है, सो देयर इज नो ड्रेसिंग अप्लाइड फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट को कोई ड्रेसिंग ही नहीं होती है, और ड्रेसिंग नहीं होती तो कहां से वेट होगा, और वेट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करोगे तो उसको ड्रेसिंग वहां पे होती नहीं। तो उसमें ऑप्शन था एक, देयर इज नो ड्रेसिंग अप्लाइड इन TURP, तो आपको आंसर ये देना था कि ड्रेसिंग नहीं होती, क्योंकि TURP कहां से कर रहे हैं हम, दिस इज द यूरेथ्रा, थ्रू द यूरेथ्रा अंदर जाएंगे और यहां पे कट कर रहे हैं, नॉट आउटसाइड, यहां इंसिजन करके। ड्रेसिंग कब लगाते हैं, जब बाहर कोई भी इंसिजन होता है तब, समझ रहे? तो इसीलिए कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द प्रोस्टेटेक्टोमी the most common complication after prostatectomy, in every type of prostatectomy, most common complication, what is the most common complication? Yes, bleeding. So in postoperative period bleeding is very common, but that is not a complication, that is an expected finding। क्योंकि सर्जरी करी है, प्रोस्टेट निकाला हमने, तो वहां ब्लीडिंग होगी, इसलिए हमने क्या लगाया उसको, CBI कर रहे हैं, कंटीन्यूअस ब्लड इरिगेशन कर रहे हैं। वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो क्या है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होना दैट इज कॉम्प्लिकेशन, वो हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट आपने निकाल दिया, ब्लीडिंग भी रुक गई, सब कुछ ठीक हो गया, पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया, अगर पहुंच गया। नाउ व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट? So the most common problem or complication after discharge, that is dribbling of urine, dribbling of urine। क्यों यूरिन ड्रिबलिंग होगा? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, मेल के अंदर ये प्रोस्टेट एक एडिशनल स्फिंक्टर का वर्क करता है, इसलिए मेल के अंदर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इज वेरी लेस कॉमन एंड इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल, पढ़ा था हमने। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम मेल पर्सन को भी क्या एडवाइस करेंगे, यू एडवाइस अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज नोन एज Kegel exercise। इज अ pelvic floor muscle exercise, जहां पे pelvic floor muscles को टाइट करना है, देन लूज करना है, टाइट करना है, लूज करना है। दिस इज एक्सरसाइज नोन एज Kegel exercise। सो आप इस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? Kegel exercise। नॉट ओनली इन फीमेल, इट आल्सो परफॉर्म इन मेल व्हेन पर्सन इज हैविंग प्रोस्टेटेक्टोमी। प्रोस्टेट निकालने के बाद मेल को भी क्या परफॉर्म करवाना है, Kegel exercise। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोस्टेटेक्टोमी। एक और कंडीशन इसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, जो हम पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी के अंदर, और वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द CBI, कंटीन्यूअस ब्लड इरिगेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, क्या करना है, वो सारा हम पढ़ेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर। क्लियर? सो दिस इज एंड ऑफ डिजीज पोर्शन। ओ ये बच गया, नहीं डिजीज एंड का हुआ, ये मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया था आई थिंक। सो ये आपका एक डिजीज बच गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीवेंस मल्टीपल
सिस्ट फ्लूइड फिल्ट्रेट सिक, दैट इज सिस्ट किडनी डिजीज। सो हो गया क्या, जो किडनी है लाइक दिस इज द किडनी, किडनी के अंदर क्या हो गया, मल्टीपल यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, सिस्ट और फ्लूइड फिल्ट्रेट सिक आपको दिखेंगे वहां पे, विजुलाइज होंगे। व्हेन किडनी इज हैविंग मल्टीपल सिस्ट इन दिस किडनी, देन उससे क्या होगा प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो किडनी क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ा किडनी देखने को मिलेगा। सो ये स्टार्टिंग अर्ली फेज में आपको देखने को मिलेगा एनलार्जमेंट ऑफ द किडनी। उसके साथ में जब नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर सिस्ट बन गए तो नेफ्रॉन वर्किंग नहीं रहेगा, नेफ्रॉन की जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन वो रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस जो हमें देखने, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ में जो आपकी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारी इंक्रीज हो जाएंगी, किडनी डिसफंक्शन हो जाएगी। और सम टाइम जो इसमें दो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो पर्सन में डेथ भी होने के चांसेस है, आपको रिनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन वहां पे नहीं बचेगा। तो देखते हैं इसमें पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। द फर्स्ट वर्ड जो मेंशन किया वो क्या है, इट्स ए जेनेटिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ मल्टीपल सिस्ट इन द किडनी। जेनेटिकली मींस कोई ना कोई मेंबर फैमिली का जो प्रीवियसली अफेक्टेड था, वहां से डिजीज उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी। आइदर द मदर और फादर इज सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम एंड द डिजीज विल ट्रांसफर फ्रॉम मदर और फादर टू द नेक्स्ट जो पर्सन है उनमें ट्रांसफर होगी। दिस इज नॉन एज जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड इसके साथ साथ जो पीसीओडी होता है वो भी आपको जेनेटिकली कॉमन देखने को मिलता है। उसमें भी ये हिस्ट्री होता है कि मदर को था तो डॉटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पीसीओडी के। लीड टू सिस्ट रप्चर, सिस्ट बनेंगे तो वो सिस्ट रप्चर हो सकते हैं। व्हेन पर्सन इज हैविंग रप्चर ऑफ द सिस्ट इट विल कॉज सीवियर पेन, क्या होगा पेशेंट में, सीवियर पेन होगा। और सिस्ट जब रप्चर होंगे तो पस बनेगा, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे और नेफ्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज। तो क्लासिकली अगर सिम्टम्स की बात करें तो एनलार्ज किडनी आपको मिलेगा, इन्फेक्शन इज देयर, सीवियर पेन इज देयर, बहुत सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। दो टाइप्स हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑटोसोमल एंड रिसेसिव। देख लिया, आज ही कंप्लीट करना है, उसके बाद क्लास नहीं है मेरे पास। यस, इसके बाद डायबिटिक थेरेपी पढ़नी है अभी तो आपको, जो आपका सबसे फेवरेट वन, ड्रग्स याद है सबको, नेफ्रॉन एंड उसका फिजियोलॉजी, बस वो याद है तो मैं सारी ड्रग यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा 2 मिनट में। और नहीं है तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन कहां से कहां जा रहा है। पढ़ा है सबने, मैंने पढ़ा है सब, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जहां से क्या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वहां से लेके लास्ट पार्ट तक, वही ड्रग्स है जो आपकी वहां पे वर्क करेगी और उनको ब्लॉक करेगी और एक्शन दिखाएगी। तो हम अभी बात करेंगे उनकी, लिख लिए, चलिए। Types, there are two types of PKD. One is autosomal polycystic kidney disease and second one is recessive polycystic kidney disease. So autosomal, जब हम autosomal dominant PKD, वैसे इस और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है या ये क्या है वो सारा हम कब पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया उनको मैंने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर। autosomal dominant and recessive, जो दो टाइप हमने पढ़े होंगे याद होंगे, there are two type of gene, one is autosomal and second is allosomal, याद है। तो वो सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में। अभी आपको बस नाम याद रखना है, नाम रखे गए दो ग्रुप के बेसिस पे, एक एडल्ट वाला PKD और एक बच्चों वाला PKD, इन्फेंटाइल। सो ये जो होता है, इट इज आल्सो नोन एज एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मींस ये सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा आपको एडल्ट के अंदर, ये फॉर एडल्ट, एडल्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD। व्हेन एडल्ट इज सफरिंग विद दिस PKD, अल्टीमेट रिजल्ट इज ESRD। जो एडल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, एंड स्टेज रेनल डिजीज हो जाएगा, और उसके बाद या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा दो या फिर। So most common type of polycystic kidney disease, that is autosomal dominant PKD or polycystic kidney disease. Symptoms develop at the 30 to 40 year of age and the end result is end stage renal disease. So this is autosomal dominant PKD. Autosomal किसमें होगा सिर्फ, ऑटोसोमल डोमिनेंट एडी की हम बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव भी आएगा आगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट किसमें होगा, तो एडल्ट में, और सबसे कॉमन एज ग्रुप 30 टू 40 ईयर, और उसके साथ में सबसे कॉमन डिजीज है ये PKD के अंदर। और इसका रिजल्ट क्या है लास्ट, ESRD। जब ESRD है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, रीनल ट्रांसप्लांट। रीजनिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं आप लोग, चल रहा है अच्छे से? हाँ बिल्कुल, अच्छे से पढ़ते रहो और यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तभी आपको समझ में भी आएगा। यस, और ट्यूसडे के पेपर में भी आएगा, आने वाले ट्यूसडे के पेपर में आएगा कि रीजनिंग मैथ्स क्या होता है वो आप बताइए, ठीक है। पढ़ते रहे बस, और ध्यान रखें कि पढ़ना है बट उसमें फोन नहीं जाना है, ऐसे हो जाओ कि आप बस रीजनिंग मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। लिख लिए, नेक्स्ट। सेकंड टाइप इज ऑटोसोमल रिसेसिव PKD AR। पहला था AD और ये है आपका AR। जब हम इसकी बात करें यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव की, यहाँ पे क्या होगा, इट इज द कंडीशन इज प्रेजेंट इन infant, that's why it is also known as infantile polycystic kidney disease, infant यानी less than 1 year, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। डिजीज की बात करें तो इट्स रेयर डिजीज, जैसे वो पहले वाली मोर कॉमन थी, ये क्या है, रेयर डिजीज। सिम्टम्स कब पे होंगे, तो मोस्टली बच्चे को सिम्टम है वो इन यूट्रो, यूट्रस में ही आपको सिम्टम, जब वुम में था अंदर था तभी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर बर्थ होते सिम्टम आ जाएंगे। सो यूट्रस के अंदर और बर्थ होते सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। उसके साथ में अगर हम एंड रिजल्ट की बात करें तो बच्चा जो है कुछ वीक में, 1 या 2 वीक के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो एक ही होता है, वो होता है जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं, उनको बताएं कि जो आपका बच्चा है वो जेनेटिकली इस डिजीज के साथ है, और अगर ये बच्चा बोर्न भी होता है तो बोर्न होने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और याद रखें जब हम जो आपका ये ग्रीक प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे 2 सिचुएशन है, एक है बर्थ से पहले और एक है बर्थ के बाद। बर्थ से पहले का मतलब अबॉर्शन, बर्थ के बाद डेथ जो हो रही है। अगर हम ग्रीक को देखें वहां पे तो किसका कंडीशन को रिजोल्व करना इजी होता है, बर्थ से पहले और बाद में, पहले क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है,
तो इसलिए वो रिजोल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है कंपेयर टू आफ्टर बर्थ। अगर बर्थ के बाद में अगर किसी की डेथ होती है, चाहे वो एक दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, बट वो रिजोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग करके बच्चों को क्या करवा देंगे, अबॉर्ट करा देंगे, ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना आए। सो इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज, rare and inherited form, symptoms develop in the earlier month of life or in utero, uterus या पहले वीक में, दूसरे वीक में symptoms आना start, and death of the infant within a few months after birth. So these are the two conditions. One is recessive and second one is dominant. So dominant is mainly present in adult and recessive is present in infant. पीडियाट्रिक कितना बचा है पता है? 4-5 बची है। पता नहीं, वो 4-5 हमेशा यही बोलते, जब भी पूछते 4-5 और लगेगी बस है। आपको भी यही बोलते, क्योंकि उनको मैं हर रोज 4-5 दिन बाद पूछता हूँ तो बोलते 4-5 और बस। ऐसे करते करते उनको 4-5 बार तो मैंने पूछ लिया, अब वो पता नहीं कितनी बार और ऐसे 4-5 करेंगे। ये लिख लिया। नेक्स्ट वीक से आपका स्केलेटल सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद आने वाला ट्यूसडे आ रहा है, अभी वेडनेसडे से आपका स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये लिख लिया। नेक्स्ट सिम्टम्स, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? लिख लिया, वो करे मेरे आते लिख लिया इधर, लिखो 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 हैं, अगला लिख रहे हो आगे। रेक्सिस एनलार्ज किडनी लिखो फिर। रेक्सिस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सो मैंने भी बताया सिस्ट बनने पे किडनी क्या हो जाएगी, एनलार्ज बना हो जाएगा। सो फर्स्ट सिम्टम जो आएगा वो है एनलार्ज किडनी। पेन भी लिखा यहाँ पे। सो पेन कहाँ पे होगा, जहाँ पे किडनी होगी वही होगा। और किडनी कहाँ होती है, फ्लैंक रीजन जानते हो कहाँ होता है, वेयर इज द फ्लैंक रीजन? खड़ा करके पूछे कहाँ होता है उनका फ्लैंक रीजन, कहाँ है? इधर होता है। देन सो फर्स्ट थिंग गो विद पोस्टीरियर, पीछे से जाना, आगे से नहीं जाना। ये पीछे वाले पार्ट की हम बात करिए, वर्टिब्रल कॉलम, ये लास्ट, ये जो है यहाँ पे लास्ट, सो ये एंड हो गया। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। और यहाँ पे क्या होता है आपका ये पेल्विस, पेल्विस है। सो ये जो पेल्विस के ऊपर वाला एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो एरिया, यही क्या है आपका फ्लैंक रीजन, समझ रहे हो? एंगल का नाम है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल एंड एरिया का नाम क्या है, फ्लैंक रीजन, इधर वाला ये जो एरिया। और यहीं पे क्या होती है आपकी किडनी। सो जो लास्ट पेल्विस के ऊपर वाला जो पार्ट है क्या है, दोनों साइड में फ्लैंक रीजन, जो ये लाइन आती है पेल्विस की जस्ट ऊपर यहाँ पे। सो यहाँ पे सीवियर पेन होगा, लंबर एंड एब्डोमिनल पेन। उसके साथ में वर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, हमने पढ़ा था अंदर क्या बन गया है, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। जब सिस्ट रप्चर होंगे या ब्रेक होंगे तो उस कंडीशन में सीवियर पेन होगा। तो रप्चर होने के चांसेस कब है, जब पर्सन क्या करेगा, एक्टिविटी। सो जब एक्टिव रहेगा तब बहुत ज्यादा पेन होगा, और जब रेस्ट करेगा तब पेन आपको कम देखने को मिलेगा। सो रेस्ट करवाइए ज्यादा ज्यादा। एनलार्ज किडनी और पाल्पेबल मास, जब आप पाल्पेट करेंगे तो आपको मास इजीली फील होगा, क्योंकि किडनी बड़ी हो रही है। हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया एंड इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया, फ्लूइड रिटेन करेगा बॉडी में। और उसके साथ में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अर्ली स्टेज, जब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी है कि पोलीयूरिया, जब हम किडनी की हम बात करेंगे यहाँ पे, जब नेफ्रॉन वर्किंग नहीं होंगे और नेफ्रॉन जब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो रप्चर होने के बाद में, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बाद में नहीं करेंगे। और जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सारा का सारा क्या होगा, यूरिन में मिक्स हो सकता है। तो इन सम केसेस आपको क्या देखने को मिल सकता है, नॉट इन एवरी पेशेंट बट कुछ केसेस में पोलीयूरिया भी देखने को मिल सकता है। और रेनल कैलकुलाई ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग किडनी। एब्डोमिनल फुलनेस, अंदर क्या भरा हुआ है, बड़ा सा किडनी का मास है, तो एब्डोमेन पूरी तरह से भरा हुआ लगेगा। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं तो हमने बता दिया ऑलरेडी। दो कंडीशंस है, अगर एडल्टहुड है तो वहां पे ईएसआरटी होगा, तो वहां रेनल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर बच्चा है तो उसकी तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, सपोर्टिव मैनेजमेंट जो हम करेंगे ओनली। पेन हो रहा है तो उसके लिए एनालिसिस लगा देंगे, यूरिन नहीं आ रहा है तो उसके लिए कैथेटराइज कर दो, या डायलिसिस कर सकते हैं, या फिर रेनल ट्रांसप्लांट ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। इलियक क्रस्ट के ऊपर, अम्बिलिकस से नीचे, वेरी गुड, हो गया। वो करें तो नेक्स्ट इज, हाँ लिख लिया। नेक्स्ट डायग्नोसिस, सो डायग्नोस करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, अल्ट्रासाउंड इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। सो विल गो विद अल्ट्रासाउंड, दैट इज सीएससी, अल्ट्रासाउंड इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके अलावा आप फ्यूमिन हिस्ट्री दे सकते हैं, पाल्पेट करके देख सकते हैं, लास्ट किडनी मिलेगा। बट कंफर्म करना है कि किडनी में सिस्ट नहीं है तो वो यूसी करेंगे, और यूसी में आपको लिखा होगा मल्टीपल सिस्टिक लीजंस आर देयर, और आप कंफर्म कर लेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट किडनी ट्रांसप्लांट ऑप्शन अगर एडल्ट है तो, और बच्चा है तो फिर उसमें तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ओनली हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग एंड अबॉर्शन जो है वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट, जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, इंक्रीज हाइपोनेट्रीमिया होगा तो सोडियम बढ़ा दो, उससे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और अगर सिस्ट रप्चर है तो पेन होगा, उसको रिलीव करने के लिए क्या दे दो, बेड रेस्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ, नाउ द डिजीज पोर्शन इज एंडेड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक और टॉपिक भी लिखा हुआ है,
दैट इज यूरिनरी डाइल्यूशन एंड यूरिनरी कंसंट्रेशन। यूरिन का जो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन कैसे होता है, कभी बहुत ज्यादा यूरिन आता है, कभी कम आता है, किडनी को कैसे पता चलता है कि कम लाना है ज्यादा लाना है। उसके साथ में दो तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। वन इज द हाई ऑस्मोलिटी ऑफ रेनल इंटरस्टिशियम। किडनी का जो इंटरस्टिशियम है उसका ऑस्मोलिटी बहुत हाई होता है, नियर बाय 1200 मिली ऑस्मोल होता है आपके इंटरस्टिशियम मिडिल वाले पार्ट का। तो वो कैसे होता है एंड उसको कौन मेंटेन करता है, उसके क्या प्रोसेस है, उसमें दो स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं, वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सुना है कभी? नहीं सुना? काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड सेकंड वन इज यूआर रिसाइक्लिंग। सो दो मैकेनिज्म जो आपके रेनल इंटरस्टिशियम को हाइपरऑस्मोलर बनाते हैं, वो सब कैसे होता है वो मैं पढ़ाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग डायलिटिक्स। पहले मेरे पास अभी अंदर से क्या आ रही है, डायलिटिक्स आ रही है, तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक सबसे लास्ट में। ये लिख लिया? तो अब आ जाए सारे किसके ऊपर, डायलिटिक्स के ऊपर। डायलिटिक्स थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी। सारा का सारा फोकस जो है आपका कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे, क्योंकि अब कोई थ्योरी आने वाली नहीं है, सारे मैकेनिज्म ही होंगे। डायलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डाई एंड यूरेटिक। डायलिटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है डाई एंड यूरेटिक। सो जब हम डाई की बात करें, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोनो, डाई, ट्राई, पढ़ा है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना, डेका, 10 तक होता है। सो वही हम बात करें डाई। डाई का मतलब होता है डबल, टू यानी डबल। एंड यूरिटिक का मतलब यूरिन कराने वाली। यूरिटिक मींस जैसे क्या होता है, यूरिन आता है उसको हम बोलते हैं यूरिटिक। सो यूरिन पास कराने वाली, यूरिन प्रोड्यूस करने वाली। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिटिक्स? इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग व्हिच हैज एन कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन व्हिच इज नियर बाई डबल ऑफ नॉर्मल और मोर देन डबल। नॉर्मल जो यूरिन पास करता है उससे क्या करवा सकती है, डबल या उससे ज्यादा यूरिन पास करवा सकती है। उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, डाययूरेटिक थेरेपी। जब भी कोई ड्रग का डाययूरेटिक इफेक्ट आता है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। वन इज द ड्रग इज प्रोड्यूसिंग ओनली द वाटर, सिर्फ क्या लॉस करा रही है, वाटर लॉस कराएगी, उससे भी यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं हो रहा है, ओनली द वाटर इज लॉस्ट। दैट इज वन टाइप ऑफ डाययूरेटिक्स। ऐसी कौन सी होती है डाययूरेटिक जो सिर्फ वाटर लॉस कराती है? लूप डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया है लूप डाययूरेटिक्स। द एग्जांपल इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ऑस्मोटिक diuretic, it is only the diuretics which is capable to produce double of the normal amount of urine with only loss of water without losing any electrolytes। electrolyte का loss नहीं कराती है, सिर्फ क्या कराती है, osmotic diuretic वाटर का loss। सेकंड होता है कि वाटर लॉस होगा बट वाटर लॉस ड्यू टू द लॉस ऑफ सोडियम। ये किसके थ्रू कराएंगे, सोडियम लॉस, याद है, सोडियम हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, याद है। सो ये हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है। व्हेन सोडियम इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इट विल आल्सो टेक वाटर विद, अपने साथ किसको लेके जाता है, पानी को लेके जाता है। जब सोडियम बाहर जाएगा तो साथ में क्या जाएगा, पानी भी। इसीलिए सोडियम के साथ साथ वाटर का भी लॉस होगा। जो लो डायरेक्टिक्स है वो इस कैटेगरी में आती है जिसकी हम बात करें कैटेगरी नंबर 2। ये जो ड्रग होती है जो सोडियम लॉस करा के डायरेक्टिक इफेक्ट लाती है, इनको हम बोलते हैं नाइट्रियूरेटिक। इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रियूरेटिक। नाइट्रियूरेटिक का मतलब द ड्रग इज प्रोड्यूसिंग डायरेक्टिक इफेक्ट बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ सोडियम लॉस। सोडियम को लॉस करा के आपको इस टाइम को क्या बोलेंगे, नाइट्रियूरेटिक। क्लियर? So what is diuretic? The drug which can produce urine amount which is more than the double, normal जो double है उससे ज्यादा यूरिन कराए उसको बोलेंगे diuretics। दो टाइप के लॉस हो सकते हैं, one is only the water loss and one is sodium loss with water, दोनों ही होंगे यहाँ पे। और इसका एग्जांपल ऑस्मोटिक और इस नाइट्रियोटिक एग्जांपल लाइक आप लिख सकते हैं लूप डायरेटिक्स। क्लियर? स्टार्ट करें द बेसिक ऑफ डायरेटिक्स। ये तो आपने लिख लिया है। These are the drug which causes a net loss of sodium and water in urine। हटा दे इसको, तो ये हटा दे, ये भी नहीं हटाना है। जो सोडियम लॉस कराती है उनको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रियोरेटिक, लॉस ऑफ सोडियम। देखिए ये हटा दे। So these are the drug which causes a net loss of sodium and water in urine। नाइट्रियोरेटिक which causes the loss of sodium, जो क्या करती है, सोडियम का लॉस कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रियोरेटिक। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ डाययूरेटिक्स। कितने टाइप की डाययूरेटिक्स होती है, तीन टाइप की। कौन कौन सी? So we will classify these diuretics in three basic group। स्टार्ट करें? Stop the year, very good। Which can be the first day of the century year? मंडे। पहला दिन तो मंडे होता है, इसमें क्या सोचना है? लास्ट डे इज संडे। यही तो डिफरेंस होता है आपकी और मेरी सोच में। सो हमें क्या पढ़ना है, सेंचुरी नहीं पढ़ना है, डायरेटिक्स। मैं सिर्फ निकाल के दिखा सकता हूँ, ये से याद नहीं रखता हूँ मैं। डायरेटिक्स। सो डायरेटिक्स इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप में हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे आप लोग बस सिर्फ इसको कॉपी करोगे, मुझे पता है, और कुछ नहीं करोगे। थोड़ा समझ लो, पहले कुछ कॉपी पेस्ट में नहीं रखा है। जब भी ड्रग आ जाए तो अपने आप को थोड़ा क्या करा करो, कॉन्शियस रखा करो। कुछ नहीं है इनमें, लिखने में कुछ नहीं बचा है, कहीं नहीं जाएगा, सब यही है। सो फर्स्ट वन इज हाई एफिकेसी डायरेटिक्स। हाई एफिकेसी डायरेटिक्स मींस द ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स
which able to produce urine in a day nearby 8 to 10 लीटर पर डे। बहुत ज्यादा यूरिन जो पास करा सकती है, ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं? हाई। डाई तो बहुत कम है, डबल तो बहुत कम है। डबल कितना होता है? 3 लीटर नॉर्मल, तो 6 लीटर तक डबल, लेकिन ये कितना करा सकती है? 8 to 10 लीटर और मोर। दैट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट टाइप ऑफ डायरेटिक्स इज नोन एज हाई एफिकेसी डायरेटिक्स। The examples of high efficacy diuretics are, one is the loop diuretics, and only the example is loop diuretics, यही high efficacy में आती है। और इसके अंदर आप पढ़ते हैं क्रूसिमाइड एंड उसके साथ में टोरसामाइड। These are the two example of loop diuretics जो किसमें आते हैं? High efficacy diuretics के। The next one is the second group. This is the medium efficacy diuretics. So the high efficacy is able to produce urine nearby 8 to 10 liter, more than double. The medium efficacy will produce urine which is less than high efficacy, but nearby double, just of the double. जो normal होता है उससे double, यानी 5-6 लीटर तक urine यहाँ पे आ सकता है medium efficacy में। And these are the drug examples are thiazide, group of drugs जो है वो सारी किस्म आती है medium efficacy diuretics के अंदर। And the last one, that is low efficacy diuretics या low adjuvant diuretics। low efficacy diuretics, जब हम low efficacy की बात करेंगे, so these are the group of antibiotic which is basically divided into two groups. Basically divided into two groups. The first group is potassium sparing diuretics. Potassium sparing diuretics. And second group is osmotic diuretics. Osmotic diuretics. Potassium sparing diuretics जानते हो? The group of antibiotic which can able to spare the potassium. This is the group, not two, it's a three. Sorry, one more group is there. That is third group is carbonic anhydrase inhibitor. Carbonic anhydrate inhibitor. So these are the three group in low efficacy. दो लिखा मैंने, sorry बस. In potassium sparing we have two number or two group. The one is aldosterone antagonist. Aldosterone antagonist. And the example is aldosterone antagonist. Spironolactone. सुना है? Spironolactone. And the second group which is sodium channel blocker. And the example is amiloride. In osmotic diuretic you know very well, that is mannitol with glycerol. There are two examples जिसमें आप पढ़ते हैं glycerol. And in carbonic anhydrase again you know very well about the acetazolamide. सुना है? So this is the classifications only, not completion. ये तो classifications है, इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये नहीं हो करे बड़ा। हाँ यहाँ तक तो हमने छाप लिया सर पहले, आप इधर जाओ इधर। लिखो, it is visible. So ये क्लासिफिकेशन जो है सबके टंग पे होना चाहिए। हाँ टंग पे, कहीं से कुछ भी पूछे तुरंत आना चाहिए। वो करें? हाँ जी, तो पहले भाई तो कहाँ से लिख रहे हो? इधर लिख रहे हो? पहले ये दोनों लिख लो आप लोग। लिखिए, थोड़ा वेट कर लो। ऊपर तो डायरेक्ट लिखा है, ऊपर क्या लिखना है? डायरेक्ट भी वहां से देख के लिखना है। लिख लिया? तो फर्स्ट ग्रुप हम पढ़ेंगे कौन सा? हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, एंड दैट इज क्रूसिमाइड जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लूप डायरेटिक्स जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यस, हो गया? So in aldosterone antagonist we have the spironolactone, in sodium channel blocker we have amiloride। और कोई एक और एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं, ट्राइएमिड्रेट। In osmotic diuretics mannitol and glycerol, and in carbonic anhydrase inhibitor we have the acetazolamide। So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं about the high efficacy diuretics, loop diuretics। देखिए,
वो करें, और इतनी देर तक डायबिटिक्स को रोक नहीं सकते, बिकॉज द जस्ट डबल द यूरिन, इट इज नॉट, आप लोग जो है अभी तक इसी को लिखे रहे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज एड लूप डायबिटिक्स, सो स्टार्ट करें। अरे इतना टाइम मैंने लिखा उसमें भी लिखा, आप लोगों को तो देख देख के लिखना है? देखने में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा याद भी कर रहे हो साथ में, हो गया? अब याद हो गया? नहीं हुआ? एमिलोराइड के नीचे ट्राई एमिट्रिक, इतना गंदा तो मैं नहीं लिखता हूं वैसे, है टी आर आई ए एम ई टी, फिर इसके साथ आ रहा है आर ए टी एंड ई। अब ठीक है, ट्राई एमिट्रेट, पहले ऐसे लिखता था मैं, तो बाद में मैंने ऐसे लिखना सीखने की कोशिश करी, आती नहीं मुझे पूरी, पर कोशिश करता हूं, अब बोलिए वो भी कैसे लिखनी है। So first group is high efficacy diuretics. The first point about this high efficacy diuretics is it is also known as loop diuretics. So पहला point यहाँ पे वो है, it is also known as loop diuretics. Why it is known as loop diuretics? Because the group of high efficacy diuretics work on loop of Henle of the nephron. That's why these group are known as loop diuretics. याद रहेगा? So also known as loop diuretics. कहाँ वर्क करते हैं? तो आंसर होगा नेफ्रॉन का जो loop of Henle है वहाँ वर्क करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं loop diuretics. Because site of action is, site of action कहाँ पे है? Loop of Henle. Next, okay लिखा हुआ है, they act at the loop of Henle of nephron. Very good. Examples are furosemide and torsemide, and the first group जो है वो आप लिखे और वो है आपका furosemide, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, very important, furosemide. So these are the drug which work at the loop of Henle of the nephron, और इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? Loop diuretics. Loop of Henle की बात करें तो loop of Henle कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट. So there are 5 parts of loop of Henle. कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं. The one is thin and thick, ascending or descending. Total हो गए 4. One is the loop 5. So thick ascending, thick descending loop of Henle, thin descending loop of Henle, loop, and then thick ascending loop of Henle and thin ascending loop of Henle. There are 5 parts of loop of Henle. So this drug जिसकी हम बात कर रहे हैं, this will work in loop of Henle की बात करें तो it work at the ascending loop of Henle. कहाँ पे वर्क करता है? तो ascending loop, एलो एच यहाँ पे लिखूंगा, उसका मतलब है loop of Henle. So it work in the ascending part, ऊपर की तरफ चले जा रहा है उसकी तरफ, अभी मैं बनाऊंगा पूरा पिक्चर, वहां दिखाऊंगा ascending loop of Henle. And in ascending loop of Henle we have 2 parts, one is the thin and one is thick. So it act at the thick ascending loop of Henle. ascending loop में कहाँ पे? थिक. सो कहीं भी साइड पूछ ले आपसे कि कहाँ वर्क करती है? लूप ऑफ हेनले. उसमें कहाँ? तो ascending में. ascending में कहाँ? तो थिक ascending loop ऑफ हेनले. क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ है? क्या रहा डाउट है? ठीक समझ नहीं आया? हाँ अभी बताते हैं, अभी मैं बनाऊंगा पूरा पिक्चर. ये हो गया तो बनाऊं मैं, चलो पहले बना के दिखाता हूँ मैं. सो जो हमने नेफ्रॉन बनाया था याद होगा, ये आपका कप, देन पहला आता है आपका पीसीटी, यहाँ तक पीसीटी, देन उसके बाद लूप ऑफ हेनले. यहाँ जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि ऊपर वाला क्या है? पीसीटी, और नीचे वाला क्या है? लूप ऑफ हेनले. देन इट इज देयर अगेन लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू. फिर ये क्या बनाया? लूप. ये आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा होता नहीं है, इतना बड़ा किडनी भी नहीं होता है. ये यहाँ तक. सो दिस इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स. फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द लूप ऑफ हेनले. 5 पार्ट, दिस इज 1 2 3 4 5. This is the thick part.
पार्ट यानी जो व्हाइट वाला पार्ट, दिस इज थिक एंड दिस इज द थिन, दिस इज द थिन एंड दिस इज द थिक। यहां से जो सब्सटेंस सेपरेटेड है वो नीचे जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड इधर से ऊपर जाता है इसलिए इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो दिस इज द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ लूप, एंड देन थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है, जो लूप डायरेक्टिक्स का है, वो है यहाँ पे एट दिस पार्ट, एंड दैट्स व्हाई हमने वो जो लिखा था कि टू एक्ट एट द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? यस, आप तो चले अभी भी नहीं, ये हटा दें। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज फ्रूसिमाइड, हटा रहा हूं मैं इसको। फ्रूसिमाइड जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया, इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग जो किस में आती है आपकी लूप डायरेक्टिक्स के अंदर आएगी। व्हाई इट इज नोन एज लूप डायरेक्टिक्स? बिकॉज़ इट एक्ट एट द लूप ऑफ हेनले, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लूप डायरेक्टिक्स। जब हम साइट जहां पे एक्ट करती है उस एरिया की बात होती है तो लिख लेते हैं, यहाँ पे भी वापस लिखना है आप लोगों को, ये लिख लो पहले। इट इज प्रोड्यूस मैक्सिमम नेट्री यूरेटिक इफेक्ट, प्रोड्यूस नियर बाई 10 लीटर ऑफ यूरिन पर, एक दिन में कितना यूरिन आ सकता है इसे, 8 to 10 लीटर यूरिन ला सकती है अगर आपको फ्रूसिमाइड यूज कर रहे हैं। फ्रूसिमाइड को आप आई थिंक आपकी लैंग्वेज में लैसिक्स के नाम से जानते होंगे। लैसिक्स विच इज ब्रांड नेम, जो फेमस नेम है इसका वो कौन सा है कंपनी? लैसिक्स इज वेरी फेमस कंपनी जो आप यूज करते हैं, बट वो ब्रांड नेम है और हमें याद क्या रखना है, केमिकल कंपोजिशन दैट इज द फ्रूसिमाइड इज अ वेरी कॉमन नेम। ऑनसेट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट एक्ट आईवी अगर आप देंगे तो नियर बाय 2 to 5 मिनट्स में डायबिटीज इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आईएम 10 to 20 मिनट्स, एंड इफ यू आर गिविंग ओरली देन इट विल टेक नियर बाय 10 20 to 40 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नियर बाय 3 to 6 आवर, 3 से 6 घंटे काम करती है बॉडी में, 3 to 6 आवर। एंड डोज की बात करें तो नियर बाय 20 to 80 mg OD once a day। The diuretics is always preferred in morning, always preferred in morning, and if it is prescribed as BD, अगर 2 टाइम प्रिस्क्राइब किया है तो you should give early evening, not in the late evening। ऐसा नहीं सुबह 10 और रात को 10 बजे रखा हुआ है, it should be the 6 अर्ली इवनिंग। सो उससे क्या होगा कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन है 6 घंटे, वो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद आदमी 12 से अगले 6 बजे तक सो पाएगा, अदरवाइज पूरी रात भर वो यूरिन के लिए भाग रहा होगा, एंड उससे क्या होगा, इंसोम्निया हो जाएगा। सो डायरेटिक्स कब देनी होती है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आंसर इज इट शुड बी गिवन इन मॉर्निंग टाइम इफ इट इज प्रिस्क्राइब एज ओडी। अगर ओडी के लिए बोला है तो हमेशा मॉर्निंग में देना है, कभी भी उसको इवनिंग में प्रिस्क्राइब नहीं करना है। और अगर बीडी लिखा है तो इवनिंग में कब देना है, अर्ली इवनिंग, नॉट 6 नहीं लिखेंगे हम, टाइम नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं अर्ली इवनिंग। जितना पॉसिबल जल्दी वाला है उतना जल्दी आप उसको रखें, लेट इवनिंग में प्रिस्क्राइब नहीं करना। और मोस्टली ड्रग ओडी दी जाती है, बीडी प्रिस्क्राइब डॉक्टर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गिवन एज एन वंस ए डे ओनली, एंड इट इज ऑलवेज गिवन इन मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग देने का रीजन समझ गए? ये ड्रग देने से यूरिन आएगा, और यूरिन आएगा तो बाथरूम जाना पड़ेगा, तो सुबह से लेकर रात शाम तक तो भाग सकता है, जा सकता है, लेकिन रात में भागेगा तो फिर इंसोम्निया हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेटिक्स थेरेपी हमेशा स्टार्ट करनी है मॉर्निंग में। नेक्स्ट लिखा, हटा दें। The next one is the mechanism of actions of this furosemide. Mechanism of action of furosemide. So mechanism of action में सबसे पहला पॉइंट, साइट कहां पे वर्क करती है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इज जहां पे ये वर्क कर रही है, जिस साइट पे ये बाइंड कर रही है, किस पे जाके ये अपना एक्शन दिखाती है, किसको ब्लॉक करती है, कहां वर्क करती है। सो इट ब्लॉक द सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। क्या है ये, याद आ रहा है कुछ, या पता नहीं, सब धुआं धुआं है। को ट्रांसपोर्टर का मतलब जो क्या करता है, साथ में लेके जाता है, उसको हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। जो मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने यूरिन फिजियोलॉजी पढ़ा था, रीनल फिजियोलॉजी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों को नहीं पता होगा, बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ ने तो पढ़ाई है। सो वही हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ड्रग वर्क करती है, क्या इसका एक्शन होता है। सो मैं सिंपल सा नेफ्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, तो आई थिंक आप सबको पता है। अरे ई आर आई या ए आर आई वो ट्रांसपोर्ट ही करेगा, उसको नहीं रखना है, फोकस कहां रखना है, पूरा व्हाइट बोर्ड पे। ये जो भी बातें कर रहे हैं उनको आगे लाके उनसे मैं बढ़ाऊंगा भी। अब मुझे लग रहा है मैं भी भूल गया हूं, आप लोगों को भी बताना पड़ेगा। ये सो जो हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी वहां पे हमने पढ़ा था, याद होगा। हियर वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर एट दिस साइट, एंड द नेम ऑफ दैट ट्रांसपोर्टर इज सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड। सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर मींस ये तीनों को साथ में लेके जाता है, कहां से, ल्यूमन से आपकी सेल के अंदर एब्जॉर्ब करता है, उनका रीअब्जॉर्प्शन कराता है। सो ये इसकी सेल यहाँ पे, इसको मैंने बड़ा कर दिया सेल को, ठीक है। इसका वर्क क्या है इस ट्रांसपोर्टर का, सो इट्स हैव वेरी सिंपल वर्क। यहां से फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन में आपका सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा, वाटर आएगा, ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड्स आएंगे, सारे आएंगे, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, यस सब पहुंचेंगे। एंड आउट ऑफ दिस नियर बाय 65% इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द पीसीटी। ये जो पीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पे कितना हो जाता है, 65% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, एंड 35% का आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। अब पहुंचेंगे इसके पास। सो ये जो पार्ट है ये करता है नियर बाय 25%, याद है
इसका रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कितनी है 25% जो फिल्टर रेट है उसमें से रीअब्जॉर्ब कर लेगा 35 में से 25 ही करेगा और आगे कितना जाएगा ओनली 10%। जब ये रिसेप्टर सॉरी ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर स्टिमुलेट होगा व्हेन दिस को ट्रांसपोर्टर स्टिमुलेटेड it will reabsorb one sodium from the lumen, one potassium from the lumen and two chloride from the lumen. ल्यूमन से क्या क्या ले रहा है एक सोडियम एक पोटेशियम और उसके बाद साथ में दो क्लोराइड को ये रीअब्सॉर्ब करेगा। नाउ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। अब क्या होगा when this sodium potassium and chloride जो है reabsorption होगा, this is an luminal site and this is an basolateral membrane, याद है। so basolateral membrane के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे इधर क्या होंगे स्पेशल टाइप ऑफ KT phases pump। यहाँ पे क्या है स्पेशल KT phases pump, KT phase pump। and what is the action of this KT phase pump? it reabsorb two sodium, दो सोडियम को सेल से बाहर निकालेगा और इसके बदले में 3 पोटेशियम का लेके आएगा सेल के अंदर। दिस इज द वर्क ऑफ दिस KT phases pump, clear। and this chloride has their special channel here, through this channel this chloride is reabsorbed into the blood। तो क्लोराइड भी बाहर चला गया, आपका जो सोडियम था वो भी बाहर चला गया और सेल के अंदर क्या होना चाहिए पोटेशियम होना चाहिए, तो वो पोटेशियम सेल के अंदर आ गया। यस और नो? इट मींस सोडियम यहां से हट जाएगा, क्लोराइड यहां से हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा सारा पोटेशियम, चारों तरफ क्या छाया हुआ है पोटेशियम ही पोटेशियम। नाउ सेल हैज एन कैपेसिटी और हैज एन चार्ज जिसको हम बोलते हैं -70 और उसको मेंटेन करना है। अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो सेल का चार्ज लूज हो जाएगा, सो सेल ऐसा नहीं होने देती है। सेल क्या करती है सेल हैज देयर लीकी पोटेशियम चैनल, सेल के पास क्या है लीकी पोटेशियम चैनल, इनको बोलते हैं लीकी पोटेशियम चैनल। इनका काम क्या है कि व्हेन सेल इज हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम, नाउ एक और पॉइंट याद रखना है, दिस लीकी पोटेशियम चैनल इज कंट्रोल्ड बाय सेल इटसेल्फ। इसको कौन कंट्रोल करता है सेल कंट्रोल करता है। ये जो इधर वाला है इसको सेल नहीं करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है सेल। ना तो इसको कर सकता है ना इसको कर सकता है, बट इसको कंट्रोल कर सकता है सेल अपने आप से। सो व्हेन सेल इज हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम सेल विल ओपन द लीकी पोटेशियम चैनल एंड थ्रू दिस लीकी पोटेशियम चैनल द पोटेशियम विल स्टार्ट लीक आउट। पोटेशियम यहां से क्या होगा लीक आउट, इसलिए इसका नाम रखा लीकी पोटेशियम चैनल, पोटेशियम को लीक करने वाला बाहर निकालने वाला। तो पोटेशियम कहां चला गया बाहर, अंदर जो एक्सेस था वो सारा बाहर आ गया, इधर आ गया वापस, इधर से ल्यूमन से तो आ ही रहा था और पोटेशियम यहां पे आ गया और यहां से क्लोराइड कहां चला गया सेल के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो हाई अमाउंट में क्या हो जाएगा पोटेशियम ही पोटेशियम, इधर से भी आ रहा है और ये वापस बाहर से जो है वो भी सारा यहाँ आ गया, तो डबल से भी ज्यादा पोटेशियम होगा। ड्यू टू दिस हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम वन थिंग जो यहाँ पे होगा वो होगा इन द ह्यूमन हियर वी हैव द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनका एब्जॉर्प्शन जो है आगे इधर नहीं होता है, पीसीटी वाले पार्ट में नहीं होता है, ये यहाँ से आगे एब्जॉर्ब होता है। सो वी हैव द मैग्नीशियम एंड वी हैव द कैल्शियम एंड दीस आर हैविंग हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। +2 होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज इन पे क्या है ज्यादा है। व्हेन दे रीच हियर ल्यूमन का चार्ज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ ल्यूमन हियर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एंड दिस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज आल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स अ प्रिंसिपल रूल फंडामेंटल रूल कि पॉजिटिव विल नेवर अट्रैक्ट द पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इट मींस कैल्शियम और मैग्नीशियम यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, तो होगा क्या थ्रू द सेल और बिटवीन द सेल द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल आल्सो reabsorb through the cell and between the cell the calcium and magnesium will also reabsorb। ये सारा जो हमने बात किया टोटल कितना परसेंटेज था यहाँ पे 25% एंड रिमेनिंग 10% विल बी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट जो आपका ल्यूमन है। क्लियर यहाँ तक? ये होता है नॉर्मली जनरल फिजियोलॉजी जो हमने पढ़ा उसमें मैंने यही पढ़ाया था पहले भी आपको, और ये क्या है नॉर्मली क्या होता है उसकी हम बात करें। अब एबनॉर्मल क्या होगा या ड्रग क्या करेगी वो देखिए आप यहाँ पे। हमने कौन सा ड्रग दिया पेशेंट को फ्रूसिमाइड, ओके आई विल यूज व्हिच कलर इज दिस। सो व्हेन यू गिव फ्रूसिमाइड द फ्रूसिमाइड विल रीच हियर एंड it will be bind here, it will be bind over the sodium potassium टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसके ऊपर जाके ऐसे ब्लॉक कर दे, ढक्कन लगा दिया इसके। अब ये चैनल जो है ट्रांसपोर्टर जो है वर्क, दिस ट्रांसपोर्टर इज नॉट वर्किंग नाउ। जब ये वर्क नहीं करेगा तो किसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और कितना परसेंटेज नहीं होगा 25%। इट मींस आगे कितना पहुंचेगा यहाँ पे 35% ल्यूमन के अंदर होगा, 10 तो पहले था और 25 यानी टोटल कितना हुआ 35 एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस पार्ट हैज एन कैपेसिटी टू रीअब्सॉर्ब नियर बाय 8% मैक्सिमम 8 to 9%, 1% is always excreted as the urine। so यहाँ पे अगर 35% होगा तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 35% को रीअब्सॉर्ब कर ले। इसी वजह से यूरिन में हाई अमाउंट में आपको क्या मिलेगा फर्स्ट इज सोडियम होगा, सेकंड वन इज पोटेशियम, थर्ड वन इज these are the three complications or side effect of furosemide। it will produce high amount of loss of sodium, high amount of loss of potassium and high amount of loss of chlorine, will produce hyponatremia, hypokalemia and hypochlorinemia as a side effect। आगे देखो क्या होगा when this transporter is not working sodium is not coming inside the cell, potassium is not coming and chlorine is not coming। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा तो क्या सोडियम यहाँ से बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा तो क्या पोटेशियम अंदर आएगा, और इधर से भी नहीं आ रहा इधर से भी पोटेशियम नहीं आ रहा, तो क्या सेल के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम होगा, तो क्या लीकी चैनल ओपन होंगे, क्या यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रेजेंट रहेगी, और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो क्या ये दोनों यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो पाएंगे। सो द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल आल्सो रीच हियर एंड दे विल आल्सो अपीयर इन यूरिन। सो you will have loss of magnesium and loss of calcium। The furosemide or the loop diuretics are known as a calcium losing diuretics। आगे हम एक और पढ़ेंगे इसको बोलेंगे calcium sparing diuretics जो thiazide diuretic है वो कैसे करेंगे आगे बताऊंगा मैं। क्लियर यहाँ तक? अरे आ रहा कुछ समझ में? This is the mechanism of action how our loop diuretics is working and I hope you get very well about this। चलिए आगे mechanism complete।
इसलिए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। वेरी नाइस। तो अगली बार जब आप पढ़ोगे डायबिटिक्स और फ्रूसेमाइड देंगे पेशेंट को, और अगर साइड इफेक्ट एग्जाम में आता है तो रटना नहीं है। और साइड इफेक्ट क्या होंगे यहाँ पे? द पर्सन विल हैव these all complication, loss of sodium, potassium, chloride, magnesium and calcium. और आई थिंक जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए तो कोई डाउट होगा नहीं चाहिए इसमें। पहले पढ़ा था ये सारा, वो करें, हटा दे, नहीं हटाए। अरे कहाँ पढ़ रहे हो? हैं? हैं? तो क्या पढ़ रहे हो? हैं? तो ये तो पढ़ोगे तो वो कहाँ समझ आएंगे? हैं? ऐसे तो बंद कर दो ऐसे। नहीं तो कोई बात नहीं, समझना है तो इसको देखोगे तो उधर जाएगा दिमाग। हो गया ये? क्या नहीं दिख रहा है? हैं? ए ए ए एक कहाँ पे? ओके इधर, सोडियम पोटेशियम एटी पेजेस पंप, ATPHASE, एटी फेज पंप, सोडियम पोटेशियम एटी फेज पंप। हाँ जी, मिड वाला सोडियम पोटेशियम कहाँ है? कैल्शियम कहाँ है? क्लोराइड है। This is the transporter co-transporter which is responsible for the reabsorption of sodium, potassium and two chloride together. एक बार में एक सोडियम, एक पोटेशियम एंड दो क्लोराइड को इस साथ में reabsorb कर सकता है। कहां से? जो यहाँ फिल्टर होकर आएगा उसमें से। और यहां से आने के बाद सोडियम अपने 80 पेजेस पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम 80 पेजेस पंप, उसके थ्रू सोडियम बाहर और वो क्या लिखा था अंदर? पोटेशियम। क्लोराइड अपने जो चैनल है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा? पोटेशियम ही पोटेशियम। ज्यादा पोटेशियम होने पे ये पोटेशियम लीकी चैनल पोटेशियम को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इससे इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आया था इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पीटीएच डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कहां पे होता है? नॉन पीटीएच डिपेंडेंट या पैराथायरॉयड हार्मोन डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम तो कहां पे होता है? यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पीटीएच हार्मोन एब्जॉर्ब नहीं करा रहा है, यहाँ पे कौन करा रहा है? इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कैल्शियम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ द ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करवा रहा है? इसको रीअब्सॉर्ब करा रहा है। सो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हेल्प करेगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब हम ड्रग देंगे तो ड्रग इस ट्रांसपोर्टर को क्या कर देगी? ब्लॉक। और ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होगा उस कंडीशन में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा, ये तीनों किसमें आएंगे? यूरिन में। और जब ये नहीं होगा तो ये पंप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेगा तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, पोटेशियम नहीं होगा तो इस सेल के अंदर हाईली पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, और इसकी वजह से चैनल ओपन नहीं होगा, चैनल ओपन नहीं तो यहाँ पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, इनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये भी कहां मिलेंगे आपको? सीधा यूरिन में। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्रूसेमाइड। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहाँ पे जो सेल्स होगी आपकी बिल्कुल थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेल, जो सेल्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका रीअब्जॉर्प्शन। ओके चलो नेक्स्ट। द मेजर साइट ऑफ एक्शन इज द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेल। आप लोगों ने लिख दिया ऑलरेडी, वापस लिखने की नहीं बनाया, वापस लिखना नहीं, ऑलरेडी आप लोगों ने बना लिया। एंड फ्रूसेमाइड इनहिबिट व्हिच ट्रांसपोर्टर? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर लिख लिया, ये भी आप लोगों ने पहले। साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे बताओ? यस लिखा क्या? पिक्चर, अरे पिक्चर बना तो लिया था। सो क्या साइड इफेक्ट होगा? लॉस ऑफ सोडियम, बहुत ज्यादा सोडियम लॉस होगा आपका। सो एज ए साइड इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस हाइपोकैलेमिया, क्लोराइड लॉस, कैल्शियम लॉस, मैग्नीशियम लॉस। यहां तक ये चारों, ये सारा हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। बॉडी में क्या कराएगी? तो इन सबको लॉस कराएगी, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्लोरिनेमिया, हाइपोकैल्शियम एंड हाइपोमैग्नीशियम आपको ब्लड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? वो करें आगे? नो सर। यस हाँ, हाइपोनेट्रिमिया की अगर हम बात करें तो जैसे हम पढ़ते हैं जब आप 4 कप चाय बनाते हैं उसमें से 1 कप निकाल देते हैं तो बची हुई 3 कप मीठा ही होता है। समझ रहे? सेम थिंग यहाँ पे वाटर एंड सोडियम दोनों लॉस होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन विल बी सेम। सोडियम एंड वाटर विल लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शनल, इसलिए बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा बट हाइपोनेट्रिमिया होने के चांसेस उतने नहीं होते हैं। सो इसलिए क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा है, पोटेशियम बहुत कम है। समझ गए? ये हो गया। द नेक्स्ट वन इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज एसिडिक यूरिन। इंपॉर्टेंट थिंग इज एसिडिक यूरिन। हाउ? पोटेशियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम क्या एसिडिक होता है? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा देखिए, हाँ सो होगा क्या यहाँ पे? जब हम आगे का बात करेंगे, जब हमने आगे आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था, याद होगा आप सबको, देखा होगा आप लोगों ने। सो जब हम आगे पहुंचते तो यहाँ पे क्या होता है? आगे मैं अभी अगली ट्रिप पढ़ाऊंगा उसमें आएगा इसका मैकेनिज्म। हियर वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन लाइक दिस, जो मैं अभी आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। और इसका काम क्या है? सोडियम और H प्लस आयन, इन दोनों को, नॉट सोडियम सॉरी, कैल्शियम, इधर क्या है? कैल्शियम। इसका वर्क क्या है कि ये कैल्शियम को क्या करता है? अंदर ले जाता है, और H प्लस आयन को क्या करता है? बाहर लाता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच। आगे मैं एवरी ड्रग के अंदर पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा जो हम थियासाइड पढ़ेंगे वहां पे। सो हमने देखा कि यहां से कैल्शियम क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा इधर से आ रहा है,
यहाँ पहुंचेगा एक्सेसिव अमाउंट, और उसमें से जितना हो सकता है उतना ये कोशिश क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करने की। इसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेगा, और उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत एक्सेसिव अमाउंट में क्या बाहर आएगा, H प्लस साइन। H प्लस साइन आएगा, बाहर आएगा, और जब ये H प्लस साइन बाहर आएगा तो ये किसमें जाएगा, आपके यूरिन के अंदर, और यूरिन में जब H प्लस आयन प्रेजेंट होगा तो उससे आपका यूरिन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सो बेसिकली कैल्शियम जो है फिल्ट्रेट के अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है, और उसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए जो आपका डिस्टल कोलिनेटेड ट्यूबुल वाला पार्ट है वो क्या करेगा, H प्लस साइन को बाहर भेजेगा, और साथ में किसको रीअब्सॉर्ब करेगा, कैल्शियम को। उसकी वजह से आपका यूरिन कैसा हो सकता है, एसिडिक। जब यूरिन एसिडिक हो सकता है तो ब्लड में क्या आएगा। So one more complication of this furosemide drug is it is produce metabolic alkalosis because of the loss of H plus sign will cause this problem. So alkalosis होगा, क्या देखने को मिलेगा, alkalosis। और उसके साथ में अगर हम पोटेशियम की भी बात करें, यहाँ पे पोटेशियम याद है, पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। सो पोटेशियम ब्लड में कम हो गया, ज्यादा कम होगा, यूरिन में ज्यादा है तो ब्लड में कम ही होगा, पोटेशियम कम होगा तो पीएच ज्यादा, और पीएच ज्यादा तो alkalosis. So this is the second reason. So alkalosis because of the loss of potassium and H plus in the urine. Next is hyperglycemia. Why the furosemide is performing hyperglycemia? Yes, due to hyperuricemia. Absorption कम होगा, क्यों? So there is one thing जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हो सकता है वो है concentrated hyperglycemia. One thing जो आप कह रहे हैं वही करेक्टली। Second thing, एक और thing जो यहाँ पे होगी जिसकी अगर हम बात करें तो H plus और इंसुलिन का एक दूसरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, yes or no? बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो H plus क्या हो रहा है, ब्लड में बाहर जा रहा है, कम हो रहा है, और H plus जब सेल से बाहर जाएगा तो इंसुलिन का जो अगर हम इफेक्ट की बात करें, इंसुलिन क्या करता है, H plus और पोटेशियम के साथ इंसुलिन क्या करता है, शिफ्टिंग, याद है। सो बॉडी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंसुलिन का जो काम होता है, इंसुलिन वर्क की अगर हम बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K प्लस और H प्लस। सो ये दोनों का लेवल बॉडी में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इनका लेवल रिड्यूस हो रहा है तो इंसुलिन का लेवल क्या होना चाहिए, लेवल मतलब इसका एक्शन है जो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा ही क्या करेगा, पोटेशियम को कोशिश करेगा सेल के अंदर भेजने की ताकि बॉडी में उसका लेवल मेंटेन कर सके, या H प्लस को रिटेन करने की कोशिश करेगा ताकि लेवल को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सो जब ये इनके साथ ओवर रिएक्ट करेगा, पोटेशियम H प्लस के साथ ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो इसका जो बेसिक वर्क है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। सो ग्लूकोज के साथ इसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो सकती है, थोड़ी रेजिस्टेंस में आ सकती है ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑन पोटेशियम एंड H प्लस को रिटेन करने के लिए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। सो दो कंडीशन, वन इज द कंसंट्रेटेड हाइपरग्लाइसेमिया, और सेकंड वन इज द लॉस ऑफ पोटेशियम एंड H प्लस विल कॉज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। हाइपरयूरेसिमिया क्यों होगा, हाइपरयूरेसिमिया। सो मैंने थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी, यूरिनरी डाइल्यूशन एंड यूरिनरी कंसंट्रेशन, और वहां पे एक टर्म बोला था मैंने, एक टर्म यूज किया था, याद हो तो, वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड सेकंड वन इज, किसी ने भी नहीं सुना, यूरिया रिसाइक्लिंग, सुना था टर्म, बताया था थोड़ी देर पहले। सो स्पेसिफिक साइकिल व्हिच इज नोन एज यूरिया रिसाइक्लिंग, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद में, अगले टॉपिक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्यू टू दैट रीजन यूरिया जो है बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, और उसकी वजह से ब्लड में लेवल क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। किससे होगा वो मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। सो दीस ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ furosemide. Pharmacokinetic is the movement of a drug is known as pharmacokinetic. Movement की बात करें, it's orally rapidly absorbed. What is bioavailability? Amount of the drug or the fraction of the drug which is available for function, काम करने के लिए जो अवेलेबल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। सो इसका कितना पार्ट है, 60%। इट मींस 40% अगर आप ओरली देंगे तो ये ड्रग क्या हो जाएगी, लीवर के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 40%, और 60% इसकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। एक्सक्रीशन विद यूरिन एंड हाफ लाइफ इज 1 to 2 hours. What is half life? What is the half life of the drug? So half life is total amount, whatever amount you are giving to the patient, उस ड्रग का ब्लड में हाफ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आपने पेशेंट को दिया 500 mg, कोई भी ड्रग दिया, सो इस ड्रग को 500 से ब्लड में लेवल 250 mg पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी 250 mg क्या होगा, ब्लड बॉडी से आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, और 250 ब्लड में बचेगा, तो ये 500 से 250 होने में कितना टाइम ले रही है, बॉडी उस 250 को डिस्ट्रॉय करने में कितना टाइम लगा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। And every drug has their different half lives. Few drugs is having very long half life, like amikacin, aminoglycosides is having their half life is nearby 16 to 20 hours, and that's why the drugs is only given once a day, क्योंकि वो एक दिन में एक बार डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी पूरी। Few drugs is having very short half life. For example, which is an shortest drug half life की अगर हम बात करें तो, half life of drug सबसे short नहीं पता है? हम जब कॉलेज ड्रग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन ड्रग हम पढ़ते हैं, दैट इज दिस एसिटाइलकोलिन, सुना है, एसिटाइलकोलिन सुना है, नहीं सुना, एसिटाइलकोलिन इज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ में हम पढ़ते हैं उसको, जिसका हाफ लाइफ होता है ओनली एंड ओनली नियर बाय हाफ आवर, आधा घंटा, और 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर। और अगर आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब करी तो आप हर घंटे में पेशेंट को ड्रग ही लगाएंगे, हर घंटे में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम एसिटाइलकोलिन यूज नहीं करते कभी भी, हम उसका जो अदर डेरिवेटिव्स है वो हम यूज करते हैं, बैथनेकोल, कार्बेकोल, जो ड्रग्स आती है वो हम यूज करते हैं, पिलोकार्पिन, ये हो गया। द नेक्स्ट इज, हाँ जी, टॉर्सिमाइड, सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग, इसके अंदर कौन सा एग्जांपल था, टॉर्सिमाइड। टॉर्सिमाइड और फ्यूरोसेमाइड की बात करें तो एक्टिविटी और एक्शन इज सेम, both are nucleotides, both work on same transporter sodium potassium 2 chloride, both work with a high amount of utility effect nearby 10 liters। बट अगर हम बात करें यहाँ पे एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी जानते हो, पोटेंसी की, पोटेंसी इज
power of drug. So the furosemide and torsemide की बात करें तो torsemide is having more potential than furosemide. So you require less amount of torsemide compared to the furosemide. Furosemide का ज्यादा amount चाहिए लेकिन इसका आपको amount क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा. It is highly potent drug. Potency is very high, 3 times more potent than furosemide. Oral absorption is more rapid and more complete. इसलिए हम इस ड्रग को सिर्फ ओरली देते हैं. टॉर्सेमाइड कौन सी फॉर्म में देते हैं हम? ओनली ओरल देते हैं क्योंकि ओरल बेटर एब्जॉर्प्शन है. हाफ लाइफ इज आल्सो लिटिल बिट मोर कंपेयर्ड टू द furosemide. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज आल्सो मोर एंड डोज 2.5 to 5 mg in hypertension, edema and renal failure. 100 mg BD हम दे सकते हैं renal failure में. So these are the first group of drug which is known as loop diuretics. If you have any doubt in the loop diuretics तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ diuretics. प्लाज्मा हाफ लाइफ यही मैंने भी बताया. लाइक आपने किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग दिया, पीसीएम दिया 1 ग्राम 1000 mg. ये ड्रग बॉडी में जाने के बाद अपना एक्शन दिखाएगी. एक्शन दिखाने के बाद बॉडी इसको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी. बॉडी क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी. डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग जो है वो यहाँ पे जैसे घर पे पानी का टैंक होता है, टैंक की कैपेसिटी है 1000 लीटर. इसमें आपने 1000 लीटर पानी भर दिया, टैबलेट दे दी मतलब 1000 लीटर पानी भर दिया. और अब इससे क्या लगा रखा है आपने? टेप लगा रखी है नीचे अलग अलग. सो क्या ये 1000 लीटर टेप ओपन कर दी एक ही बार में खाली हो जाएगा? इसको टाइम लगेगा. सो इस टेप के अंदर जो, इस टैंक के अंदर जो 1000 लीटर वाटर है उसमें से आधा यानी 500 लीटर तो आपने यूज कर लिया और 500 लीटर क्या है बॉडी में इसमें अभी भी बचा हुआ है. तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको खत्म करने में मुझे लगे 12 घंटे, यानी एक दिन में 12 घंटे मैंने क्या किया? 500 लीटर पानी यूज किया. तो आप क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हाफ जो लाइफ है वो कितनी है? 12 आवर्स. सेम अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें ड्रग पे तो बॉडी के अंदर भी 1000 mg जो लिया वो एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं होगा. वो बॉडी में जो लीवर है वो स्लोली स्लोली उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा और एक टाइम आएगा कि उसने हाफ को डिस्ट्रॉय कर दिया और हाफ अभी भी बचा हुआ है. तो वो जो डिस्ट्रॉय करने में हाफ अमाउंट को करने में कितना टाइम लगे? 5 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ ड्रग. प्लाज्मा का मतलब ब्लड और हाफ लाइफ यानी अभी भी हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में बचा हुआ है, हाफ डिस्ट्रॉय हो गया. दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग. क्लियर? लिखिए द नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, दैट इज मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स. क्लियर है? सेकंड वन इज ना तो नोटबुक बंद होनी चाहिए और ना ही आपका टाइम होना चाहिए. टाइम कब होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करोगे कि टाइम हो गया नहीं हो गया. सो वी कंटिन्यू. मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स. मीडियम एफिकेसी की बात करें यहाँ पे द एग्जांपल ऑलरेडी मैंने लिखाया था, दैट इज thiazide और रिलेटेड ड्रग्स. द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिस ग्रुप ऑफ ड्रग इज आल्सो नोन एज कैल्शियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. केसेस पेयर करती है, अभी पढ़ेंगे हम इसको, पर पहला पॉइंट याद रखना है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूप डायरेटिक्स एंड thiazide diuretics और medium efficacy diuretics, that is the loop diuretics is the calcium losing diuretics but the thiazide diuretics are the calcium sparing diuretics. So if the patient is suffering with hypercalcemia we will go with loop diuretics, but if patient is suffering with hypocalcemia we will go with this medium efficacy diuretics या thiazide diuretics. So this is the first thing जो याद रखनी है. सिलेक्शन हमें क्या करना है वहां पे. So अगर पूछा जाता है कि बॉडी में hypocalcemia हो गया तो कौन सी diuretics देंगे, तो आंसर होगा we will go with medium efficacy diuretics. क्यों देंगे? The reason is क्योंकि ये क्या है? कैल्शियम. और स्पेरिंग का मतलब कैल्शियम के लॉस को प्रिवेंट करती है. कैल्शियम को क्या करवाती है? रीअब्सॉर्ब कराती है ल्यूमन से. कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कराती है ल्यूमन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम स्पेरिंग डायरेटिक्स. हटा दिया क्या? द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट. जैसे हमने प्रीवियस टर्म में पढ़ा था कि द लूप डायरेटिक्स आर द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर या इनहिबिटर्स. ये ड्रग की बात करें तो ये कहां है? इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट. वेयर दिस सिंपोर्ट इज सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्टर बहुत है सेम. यहां पे आप ये भी लिख सकते हो को ट्रांसपोर्टर. कहां पे होता है ये कहां प्रेजेंट होता है? Basically, so this is the second difference between loop diuretics and this diuretic. कि loop diuretics act which part? Loop of Henle, but it act on distal cholinergic density part. Loop of Henle is responsible for the absorption of 25%, but it is only the responsible for absorption of by 6 to 8%. So जब 6 to 8% absorption नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो यूरिन आएगा वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन 25% absorb नहीं होगा तो उस कंडीशन में यूरिन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा आएगा. इसीलिए जो loop diuretics है वो हाई यूरिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये कम यूरिन प्रोड्यूस करती है. मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स के अंदर हम इनको पढ़ते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस क्लास. We'll discuss about remaining part in next class tomorrow. कल पढ़ के आएंगे जो भी नेफ्रॉन का हमने पढ़ा था वो, बाकी ड्रग्स जो लास्ट पार्ट